अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आग। खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। अगर आपने स्कूल में हिंदी पढ़ी है तो कभी न कभी हिंदी के विख्यात कवि निराला के शब्दों में कुकुरमुत्ते की गुलाब को दी गई इस फटकार से रूबरू जरूर हुए होंगे। और आजादी के बाद से कई दशकों तक कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट लोगों को लेकर हमारे देश में सेंटिमेंट्स कुछ ऐसे ही थे। लेकिन फिर समय बदला, लाइसेंस राज से हम आगे निकले और एक ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। इससे देश में कई लोगों को, खासकर मिडिल क्लास के यंग लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिली, जिसके बारे में पिछली पीढ़ी के लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो आज हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो कि कैपिटलिज्म के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहते। तो क्या है कैपिटलिज्म? शोषण का जरिया या विकास का बिगुल? आइए समझने की कोशिश करते हैं बुनियादी बातें के इस दूसरे एपिसोड में। इस एपिसोड का टॉपिक है ऑब्वियसली कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के आइडिया की शुरुआत समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडम स्मिथ के पास 18वीं सदी के स्कॉटलैंड में। अगर आप गूगल सर्च करेंगे इनके नाम की तो उनकी टैगलाइन में आएगा स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। एडम स्मिथ इकोनॉमिक सब्जेक्ट के और कैपिटलिज्म के आइडिया के जनक माने जाते हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि एडम स्मिथ इन दोनों ही शब्दों से बिल्कुल अनजान रहे होंगे। एडम स्मिथ मोरल फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। लेकिन मुद्दे की बात पर वापस आते हैं। एडम स्मिथ ने क्या कहा या किया कि उन्हें कैपिटलिज्म के आइडिया का जनक माना जाता है? अपनी किताब एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको संक्षिप्त में अक्सर सिर्फ वेल्थ ऑफ नेशंस कहा जाता है, में उन्होंने यह फेमस पैराग्राफ लिखा था। It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own self-interest. We address ourselves not to their humanity, but to their self-love, and never talk to them of our own necessities, but of their advantages. क्या कह रहे हैं वे यहाँ? अपना खाना बनाने के लिए आप जिन लोगों से सामान खरीद रहे हैं, अपनी सोसाइटी के हिसाब से एडम स्मिथ बुचर, ब्रूअर और बेकर की बात कर रहे हैं। आप सब्जी, अनाज या मसाले पैदा करने वाले लोगों के बारे में सोच सकते हैं। वो ये सामान इसलिए नहीं बना रहे कि वो बहुत दयावान हैं और वो ये सोच रहे हैं कि वो खाने का सामान नहीं पैदा करेंगे तो लोग मर जाएंगे। वो इसलिए सामान पैदा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसे बेचकर उन्हें पैसे मिलेंगे और उन पैसों से उनकी बाकी जरूरतें पूरी होंगी। वो लोग अपने फायदे की सोच रहे हैं, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। और सिर्फ खाना बनाने का सामान बेचने वाले लोग ही ऐसा नहीं कर रहे हैं। उस सामान को खरीदने वाले लोगों ने भी कुछ और करके पैसे बनाए होंगे और उन्होंने भी वो काम इसलिए किया होगा कि उससे उन्हें पैसे मिले होंगे जो वो खाना और जरूरत की दूसरी चीजें खरीदने में इस्तेमाल करेंगे। तो सब लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इससे सबका भला हो रहा है। अनाज पैदा करने वाला उससे मिलने वाले पैसों से मसाले और कपड़े खरीद पा रहा है। खाने का सारा सामान बाजार से खरीदने वाला शायद कपड़े बना रहा है और इस तरह से सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। याद रखिए कि एडम स्मिथ कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि लोग कभी सेल्फलेस नहीं होते या हमेशा सेल्फिश ही होते हैं। नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ ये दर्शाना है कि मार्केट बिना किसी रेगुलेशन के काम कर सकता है और उसके लिए लोगों से किसी त्याग या सद्भावना की उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ अपनी जरूरत के लिए जो करते हैं उसी से मार्केट चलता रहता है और भले ही कोई बाकी जिंदगी में सेल्फिश हो या सेल्फलेस, लेकिन अपनी जरूरत का ख्याल सभी रखते ही हैं। मार्केट चलाने के लिए और लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए इतना ही काफी है। एडम स्मिथ यहाँ जिस चीज की बात कर रहे हैं उसे हम आजकल फ्री मार्केट्स बोलेंगे। आजकल हमें फ्री मार्केट की इतनी आदत है कि ये बात शायद हमें ऑब्वियस लगती है, लेकिन काम हमेशा हर सोसाइटी में ऐसे नहीं होता था। सामंतवादी या फ्यूडल यूरोप में कौन क्या काम करेगा और उसके बदले उसे क्या मिलेगा, यह अक्सर फ्यूडल लॉर्ड्स डिसाइड करते थे। कई जगह जहां चर्च सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था तो चर्च डिसाइड करता था। हमारे भारत में अक्सर यह चीज जाति प्रथा डिसाइड करती थी। हर जाति के लोग अपना काम करते थे। मार्केट था, लेकिन उसे फ्री मार्केट नहीं कहा जा सकता था।
तो एडम स्मिथ के फ्री मार्केट का ये दावा है कि बिना किसी रेगुलेशन के मार्केट लोगों की जरूरतें पूरी कर सकता है, क्योंकि यह लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट से चलता है। यहाँ पर कुछ और क्लेम्स हैं। एक क्लेम ये है कि फ्री मार्केट चीजों के दाम, प्राइस और क्वांटिटी, जिस मात्रा में वे पैदा की जा रही हैं, इन दोनों को भी ऑप्टिमाइज करता है। कैसे? कंपटीशन से और डिमांड और सप्लाई की मैचिंग से। ऐसे समझिए, अगर कोई कपड़े बेचने वाला ज्यादा मुनाफाखोरी करने लगे तो कोई और ये देख लेगा कि थोड़े ज्यादा रीजनेबल मुनाफे पे कपड़ा बेचकर वह मुनाफाखोर के कस्टमर्स अपनी ओर खींच सकता है, और ऐसा ही करेगा अपने इंटरेस्ट में। तो फिर मुनाफाखोर को भी अपने दाम घटाने होंगे, और यह प्रक्रिया पूरे मार्केट में हर प्रोडक्ट पर लागू होगी, तो प्राइसेस रीजनेबल रहेंगे। फिर मान लीजिए बाजार में सफिशिएंट कपड़े उपलब्ध नहीं है, तो फिर कपड़ों के दाम बढ़ने लगेंगे। इससे कुछ नए लोगों को भी कपड़े के बिजनेस में घुसकर प्रॉफिट बनाने का रास्ता दिखेगा, तो और लोग उस मार्केट में कपड़े सप्लाई करने लगेंगे अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही, लेकिन उससे डिमांड पूरी हो जाएगी, और जब ये लोग आ जाएंगे मार्केट में तो फिर प्राइसेस भी वापस इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे, कंज्यूमर्स का भला होगा। तो दावा यह है कि फ्री मार्केट काम करता है, और यह सिर्फ काम ही नहीं करता बल्कि चीजों की प्राइस और क्वांटिटी को भी ऑप्टिमाइज करता है। क्यों फ्री मार्केट की यूटिलिटी प्रूव करने के लिए एडम स्मिथ इतनी मेहनत कर रहे थे? क्योंकि वो केस बना रहे थे मर्सेंटाइल सिस्टम के अगेंस्ट, जो कि उस समय का अधिकतर यूरोपियन गवर्नमेंट्स की इकोनॉमी को रेगुलेट करने का सिस्टम था। इसमें सरकार बिजनेस पर, खास करके इंटरनेशनल बिजनेस पर, जो कि प्राय ट्रेडिंग का बिजनेस होता था, उस पर कड़ी पकड़ रखती थी। इंटरनेशनल ट्रेड गवर्नमेंट्स की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा थी। अलग अलग रूट के लिए अक्सर ही गवर्नमेंट्स किसी एक कंपनी को ट्रेड पर मोनोपोली देती थी, और फिर उस बिजनेस के इंटरेस्ट में पॉलिटिक्स और युद्धों का भी इस्तेमाल खुलेआम जायज मानकर करती थी। ये सभी सरकारें इंपोर्ट घटाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में थी, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके पास ज्यादा सोना जमा होगा और उनका देश प्रॉस्पेरस रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियां इस मर्सेंटाइल सिस्टम की ही उपज थी। एडम स्मिथ ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे रेगुलेटेड सिस्टम से देश का भला नहीं होगा। जैसे खाने की चीजों और कपड़ों की हम पहले बात कर रहे थे, वैसे ही बड़े स्तर पर भी फ्री मार्केट बेहतर काम करेगा, क्योंकि फ्री मार्केट सही चीजें सही मात्रा में सही दाम पर सबके लिए उपलब्ध कराता है। इससे सबका फायदा होता है। फ्री मार्केट से सारा देश प्रॉस्पेरस होता है, क्योंकि जो कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखता है उसका फायदा उठाकर अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी बना सकता है। और जब कई बिजनेसेस में कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर्स को काम की सारी चीजें रीजनेबल दामों पर मिलती हैं। जबकि मर्सेंटाइल सिस्टम में जिस बिजनेस को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है सिर्फ उसका ही फायदा होता है, और उनकी मोनोपोली की वजह से कंज्यूमर्स को वो सब कुछ जो वो चाहते हैं शायद ना मिले, या उन्हें मुनाफाखोरी का सामना करना पड़े। तो ये है एडम स्मिथ का फ्री मार्केट, जो कि चाहता है कि गवर्नमेंट का बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दखल ना देना ही बेहतर है। नॉर्मल बातचीत में और एक्चुअली अक्सर पॉलिसी मेकिंग में भी हम कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन कैपिटलिज्म फ्री मार्केट से कुछ ज्यादा है। और आज जैसा कैपिटलिज्म हम देखते हैं वो एडम स्मिथ ने देखा भी नहीं होगा अपने समय में। तो अब आगे चलते हैं कैपिटलिज्म पर। कैपिटलिज्म की सबसे मूल चीज ये है कि कैपिटल यानी उत्पादन के साधनों की ओनरशिप प्राइवेट या निजी होती है, कम्युनल या सामुदायिक नहीं होती। वैसे कम्युनिज्म सुनकर तो सोवियत रूस के सिस्टम की याद आती है, लेकिन कम्युनल ओनरशिप का असली उदाहरण दूसरी जगहों पर देखने को मिलता है। जैसे कि गांवों में कई जगह आज भी ऐसे कॉमन मैदान होते हैं जहां कोई भी अपने पशुओं को चरा सकता है। पहले ऐसी कम्युनल ओनरशिप वाली प्रॉपर्टीज काफी हुआ करती थी। कम्युनल ओनरशिप का एक रूप स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की ओनरशिप भी मानी जा सकती है। सोवियत रूस के सिस्टम में अधिकांशतः कैपिटल पर स्टेट ओनरशिप ही थी। तो कई वामपंथी और कम्युनिस्ट उस सिस्टम को स्टेट कैपिटलिज्म करार देते हैं, कम्युनिज्म नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से इस सिस्टम में स्टेट ने कैपिटलिस्ट की जगह ले ली थी, सिस्टम को चेंज नहीं किया है। लेकिन कम्युनिज्म की परिभाषा जो भी हो, हमारा आज का टॉपिक कैपिटलिज्म है। कम्युनिज्म की बात हमने सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप समझाने के लिए की, तो अब हम कैपिटलिज्म पर वापस आते हैं। हालांकि कैपिटलिज्म की मूल बात कैपिटल की प्राइवेट ओनरशिप है, वो काफी नहीं है। फ्री मार्केट के बिना कैपिटलिज्म जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं होता, क्योंकि मर्सेंटाइल सिस्टम में भी ओनरशिप अक्सर ही प्राइवेट होती थी।
जो कंपनियां गवर्नमेंट के सपोर्ट से बनती थी उनके ओनर्स प्राइवेट ही होते थे, लेकिन उसे कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं कहते हैं, क्योंकि ओनरशिप प्राइवेट होने के साथ साथ फ्री होनी भी जरूरी है। जिसकी भी क्षमता है वो कैपिटल जमा कर सकता है, और उसके ऊपर है कि वो इसका उपयोग क्या बनाने के लिए करता है या फिर कुछ भी नहीं बनाता। तो कैपिटलिज्म एट इट्स बेस्ट दुनिया की कुछ ऐसी पिक्चर पेंट करता है कि फ्री मार्केट है जिसमें बायर्स और सेलर्स को पूरी छूट है कि वो क्या बेचते हैं और क्या खरीदते हैं और किस दाम पर। उत्पादन का साधन भी निजी है, तो सामान बनाने वालों को भी पूरी छूट है कि वो क्या बनाते हैं। लेकिन क्योंकि सब लोग अपने फायदे की सोचते हैं, इसलिए जिस सामान की डिमांड होती है वो ज्यादा लोग ज्यादा मात्रा में बनाते हैं, क्योंकि कोई भी सामान बना और बेच सकता है, इसलिए कंपटीशन रहता है और सामान के दाम रीजनेबल रहते हैं। और जिस सामान की डिमांड नहीं होती या कम होती है वो नहीं बनता या कम बनता है। तो कुल मिलाकर मार्केट सबकी जरूरतें पूरी करता है, डिमांड और सप्लाई को मैच करके सब लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर कुछ और चीजें भी इम्प्लाइड हैं। लोग केवल बायर नहीं होते, लोग अर्नर भी होते हैं। मार्केट में चीजें खरीद पाने के लिए उन्हें पैसे भी कमाने होते हैं। फ्री मार्केट के सिंपल मॉडल में सब लोग सामान बेचकर यानी कि सेलर की तरह पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कैपिटलिज्म में ये सिंपल मॉडल काम नहीं करता। कैपिटलिज्म में सामान बनाने वाले लोग इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स भी नहीं हैं। सामान कैपिटल को ओन करने वाले लोग यानी कि कैपिटलिस्ट कई और लोगों के साथ मिलकर बनाते हैं, और आजकल ये काम कंपनियों के जरिए होता है, जहां कैपिटलिस्ट शेयर होल्डर्स के रूप में कंपनी ओन करते हैं और बाकी लोग एम्प्लॉइज की तरह काम करते हैं। तो सबके लिए सब कुछ अच्छा तभी होगा जब ये सिस्टम एम्प्लॉइज के लिए भी काम करे। कैपिटलिज्म में इसका सोल्यूशन है लेबर का भी फ्री मार्केट, यानी कि अगर कैपिटलिस्ट अपना काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें लोगों को रीजनेबल पैसे देने होंगे, वरना कोई दूसरी कंपनी उन्हें पैसे देके काम करवा लेगी। अगर किसी काम के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं तो वेजेस कम हो जाएंगे, लेकिन एक सीमा से नीचे जाने पर कई लोग वो काम छोड़ देंगे और दूसरा काम करने लगेंगे जहां वेजेस बेहतर हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। अगर किसी काम के लिए बहुत कम लोग अवेलेबल हैं तो वहां वेजेस बढ़ जाएंगे। इसे देखकर दूसरे लोग वो काम करने आ जाएंगे और तब तक आते रहेंगे जब तक वेजेस फिर से रीजनेबल ना हो जाए। तो इस तरह से ये सिस्टम कैपिटलिस्ट ओनर्स और एम्प्लॉइज के बीच के इक्वेशन को भी ऑप्टिमाइज कर देता है। इस पिक्चर को आगे बढ़ाएं तो एक और भी बढ़िया चीज दिखती है, इनोवेशन। फ्री मार्केट की सिंपल पिक्चर में इनोवेशन का ज्यादा रोल नहीं दिखता है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ सामान के दाम और उत्पादन की मात्रा पर ही प्रभाव नहीं डालता। कंपटीशन उत्पादन करने वालों को इनोवेशन के लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए लोग या तो अपने सामान को बेहतर बनाने के लिए या उसकी लागत कम करने के लिए नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं ताकि वे कंपटीशन से आगे निकल जाएं। इससे मार्केट में नए तरह का सामान आता है और लोगों को वैरायटी मिलती है, और समय के साथ अक्सर लोगों को बेहतर सामान पहले से कम दामों पर मिलता है। एक और चीज है जो फ्री मार्केट और उसके साथ कैपिटलिज्म को एक आकर्षक आइडिया बनाती है। जिस सोसाइटी में एडम स्मिथ फ्री मार्केट की बात कर रहे थे उसने मोनार्की, फ्यूडलिज्म, थियोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी देखी थी। उस सोसाइटी में आप जहां पैदा होते थे उससे समाज में आपकी स्थिति तय हो जाती थी और उससे आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। जहां डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ था भी, वो आजकल की यूनिवर्सल डेमोक्रेसी नहीं थी। डेमोक्रेटिक अधिकार भी ऊंचे क्लास वाले लोगों को ही मिलते थे, आम जनता को नहीं। और अगर आपके पास पैसे हैं भी मगर आपका जन्म ऊंची क्लास में नहीं हुआ है तो भी आपको है नजरों से देखा जाता था। बिजनेस करके पैसा बनाने वालों को नीचा समझा जाता था। और अगर आपके पास ना तो ऊंची क्लास हो ना ही पैसे, तो फिर आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं, कहाँ काम कर सकते हैं कहाँ नहीं, इन सब पर कभी राजा का, कभी फ्यूडल लॉर्ड का, तो कभी आपके एरिस्टोक्रेटिक मास्टर का, तो कभी चर्च का नियम कायदा लगा रहता था। और ये सारे नियम कायदे गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। ऐसे समाज में फ्री मार्केट सोसाइटी के लिए एक नया नैतिक मापदंड था, और उसमें इस तरह की दखल अंदाजी ना होने का मतलब था कि हर किसी के पास अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका था। तो फ्री मार्केट एक तरह से रिवॉल्यूशनरी आइडिया था जो समाज के पुराने पावरफुल लोगों की पकड़ कमजोर कर सकता था, और जो आइडिया पावरफुल लोगों के खिलाफ पावरलेस की मदद करता है उसे एक मॉरल हाई ग्राउंड मिल जाता है। एडम स्मिथ के समय समाज ने भले ही इसे अच्छा न माना हो, लेकिन जैसे जैसे समाज में डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के आइडियाज अच्छे माने जाने लगे,
फ्री मार्केट को इन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने का एक जरिया माना जाने लगा। क्योंकि जो लोग डेमोक्रेसी और इक्वालिटी के खिलाफ थे, यानी कि जो लोग पुराने सिस्टम में पावरफुल थे, फ्री मार्केट उनको कमजोर कर सकता था। इस इंप्रेशन को इससे भी बल मिला कि जिन देशों में कम्युनिज्म के नाम पर सरकारें खड़ी हुई, कुछ दशकों के बाद वो सभी तानाशाह सरकारें साबित हुई, जहां के लोगों की इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत पीछे रह गई थी। कैपिटलिस्ट और डेमोक्रेटिक देश उनकी तुलना में बहुत आगे निकल गए थे। तो कैपिटलिज्म ने एक आर्थिक सिस्टम की तरह ही नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल, सोशल और मोरल सिस्टम की तरह भी एक अच्छी छवि हासिल कर ली। तो ये है एक बहुत सुंदर और रोजी तस्वीर कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, सेलर्स, कैपिटलिस्ट सबके लिए काम करता है, और कैपिटलिज्म इनोवेशन को बढ़ावा देता है, जिससे सबकी जिंदगी बेहतर होती जाती है। इतना ही नहीं, जो देश डेमोक्रेसी और इक्वालिटी में भरोसा रखते हैं, उनके लिए कैपिटलिज्म ही सही काम करता है। और यह सब इसलिए होता है कि कैपिटलिज्म को काम करवाने के लिए लोगों के अच्छा होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करने की जरूरत है, जो कि सभी करते ही हैं। कैपिटलिज्म किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता, और कैपिटलिज्म के पुजारियों से पूछें तो इस पिक्चर के इक्विलिब्रियम को सिर्फ गवर्नमेंट ही गड़बड़ कर सकती है, अगर वो टैक्स, स्पेशल फेवर्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन या दूसरे तरीकों से मार्केट को फ्रीली काम न करने दे, वरना यह स्वर्ग काम करता रहेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो निराला को कैपिटलिस्ट पर इतना गुस्सा क्यों था? इसको जानने के लिए देखना होगा कि क्या कैपिटलिस्ट स्वर्ग सच में काम करता है। एक्चुअली कई महीनों में करता है। जब 90 से हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, तब से हमारे पास कंज्यूमर्स के रूप में और एम्प्लॉइज के रूप में कई सारे नए बेहतर ऑप्शंस आ गए हैं। कई तरह की चीजें जो पहले ज्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर थी, आज ज्यादातर लोगों को उपलब्ध हो गई हैं। याद कीजिए कि बीएसएनएल के जमाने में कितने लोगों के पास फोन होता था, और आज कितने लोगों के पास मोबाइल है। कितने ही युवा आज हमारे देश में इतनी सैलरी कैरियर की शुरुआत में कमाते हैं, जितना कि पिछली जनरेशन के ज्यादा कमाने वाले लोगों ने कैरियर के अंत में भी नहीं कमाई होगी। तो ऐसा लगता है कि कैपिटलिस्ट स्वर्ग एक्चुअली है और काम भी करता है। लेकिन तो आना ही था। अंग्रेजी में एक कहावत है कि इफ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू देन इट इज, यानी कि कोई चीज, सिचुएशन अगर इतनी अच्छी हो कि भरोसा ही ना हो कि वह सच हो सकती है, तो वो सच नहीं ही है। तो इस कैपिटलिस्ट स्वर्ग के बारे में हमें ये सवाल पूछने की जरूरत है, क्या ये सबके लिए काम करता है? और जब आप ईमानदारी से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो जवाब साफ होगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटलिज्म की इस तस्वीर में बहुत सारे अजम्पशंस हैं जो कि हमेशा काम नहीं करते हैं। शुरुआत उस चीज से करते हैं जिसने कैपिटलिज्म को मॉरल हाई ग्राउंड दिया था, कि कैपिटलिज्म पावरलेस लोगों को पुराने पावरफुल लोगों के खिलाफ एक हथियार देता है, और वो पावरफुल लोग गवर्नमेंट के जरिए काम करते थे। तो हमारा अजम्पशन ये है कि अगर हमने गवर्नमेंट को हटा दिया तो सिस्टम में कोई और पावरफुल एंटिटी नहीं है जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट कर सके। ये अजम्पशन बिल्कुल भी सच नहीं है। कैपिटलिज्म में भी लोग पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, और कुछ नहीं तो अपने पैसों या कैपिटल एक्यूमुलेशन की वजह से पावरफुल होते हैं। लेकिन सिर्फ पैसों की ही बात नहीं है। कैपिटलिज्म ने पॉलिटिकल या क्लास बेस्ड पावर को भी खत्म नहीं किया है। तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी ने भले ही पुराने आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम्स को रिप्लेस कर दिया हो, इक्वालिटी और पावर बैलेंस की गारंटी कैपिटलिज्म नहीं दे सकता है। लेबर का फ्री मार्केट परफेक्टली काम करता है, ये एक दूसरा अजम्पशन है जो कि सही नहीं है। जिन कामों को अनस्किल्ड या लो स्किल्ड माना जाता है, वहां अक्सर ही लेबर की ओवर सप्लाई होती है, और वह लेबर आसानी से दूसरे काम पर बेहतर वेजेस के लिए नहीं शिफ्ट हो पाता। एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, एक्सेस की बहुत अड़चने होती हैं। ये शिफ्ट फ्री मार्केट के डिफेंडर्स ऑब्वियस मानकर चलते हैं, जबकि ये ऑब्वियस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब कई एम्प्लॉइज को रीजनेबल वेजेस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। अमीर कैपिटलिस्ट और गरीब एम्प्लॉइज के बीच पावर का अंतर और लेबर की ओवर सप्लाई, इन सब कारणों से फ्री मार्केट एम्प्लॉइज के लिए काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। और ऐसे सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है खदानों में, फैक्ट्रीज में, कपड़े की मिलों में और ऐसे कई कैपिटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस में एम्प्लॉइज का शोषण। और ये वो शोषण की तस्वीरें हैं जो निराला को प्रेरित करती हैं कैपिटलिस्ट को बुरा भला कहने के लिए। और भी अजम्पशंस हैं फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म वगैरह के, जो समय समय पर गलत साबित होते रहते हैं। जैसे कि एक अजम्पशन अनस्टेटेड है कि कोई सेलर घाटे में सामान नहीं बेचेगा मार्केट में, क्योंकि सपोजिटली वो उसके सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं है।
और कंपटीशन के हेल्दी रहने के लिए इस अजम्पशन का सच होना जरूरी है। लेकिन याद रहे कि कैपिटलिज्म में भी पावर डिफरेंस होता है और पैसा पावर का बड़ा सोर्स होता है। तो अगर किसी के पास पैसा है तो वह लंबे समय तक घाटे में सामान बेचकर कॉम्पिटिटर से सारे कस्टमर्स छीन सकता है और कंपटीशन को ही बर्बाद कर सकता है। सिर्फ इसलिए कि कंपटीशन के पास कम पैसे थे, बिल्कुल ठीक बिजनेस करने के बावजूद वह बर्बाद हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री मार्केट को सिर्फ गवर्नमेंट ही मैनिपुलेट कर सकती है, उसे पैसों से पावरफुल कैपिटलिस्ट भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जब ये मैनिपुलेशन होता है तो फ्री मार्केट फ्री रह ही नहीं जाता। दोनों तरफ के उदाहरणों पर घंटों बात हो सकती है, लेकिन अब इस एपिसोड के कंक्लूजन का समय आ गया है। तो क्या है वर्डिक्ट? क्या कैपिटलिज्म विकास का बिगुल है या शोषण का जरिया? जवाब यह है कि ये दोनों ही हो सकता है। निर्भर इस पर करता है कि जो अजम्पशंस हैं कैपिटलिज्म के गुणगान के पीछे, वे सही हैं या नहीं। जहां वे सही हैं, कैपिटलिज्म सही काम करता है। जहां वे सही नहीं है, वहां सब गड़बड़ हो जाती है। तो जरूरत इस बात की नहीं है कि कैपिटलिज्म को हीरो या विलन साबित किया जाए। जरूरत इस बात की है कि नजर रखी जाए कि कहाँ यह काम करता है और कहाँ नहीं। जहां करता है कैपिटलिज्म को रहने दो, जहां नहीं करता वहां गवर्नमेंट को सॉल्यूशंस लाने होंगे। और एडम स्मिथ ने भी यह नहीं कहा था कि गवर्नमेंट को गायब ही कर दो। उनके हिसाब से भी देश की सुरक्षा का काम या आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने का काम फ्री मार्केट का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का होना चाहिए। उन्हें भी नहीं लगता था कि वहां फ्री मार्केट काम करेगा, लेकिन हमें उनकी लिस्ट नहीं, उनके प्रिंसिपल पर चलना है। समय बदलता है, समाज बदलता है, तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म कहाँ काम करता है कहाँ नहीं वह भी बदलेगा ही। तो अपने समाज के नियम हमें खुद बनाने होंगे। किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो करके काम नहीं चलेगा। हमें सोचना होगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शायद फ्री मार्केट ठीक है, लेकिन क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को फ्री मार्केट के भरोसे छोड़ा जा सकता है? इस एपिसोड में इतना ही। पिछली बार की तरह ही मैंने एक कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक पॉलिटिकल टॉपिक को सरल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो कोई विद्वान लोग इसे देख ले तो भूल चूक माफ करें। धन्यवाद।